वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज से 9 साल पहले 15 मार्च 2013 की शाम का वक्त था, करीब 7:30 बजे। उसी समय आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि आगरा के दयालबाग इलाके में खेलगांव के पास एक लावारिस ऑल्टो कार खड़ी है। पुलिसकर्मी ने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन नोट की और मैसेज वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। कुछ ही देर में इलाकाई पुलिस के 2 सिपाही पेट्रोलिंग बाइक पर सवार होकर वहां पहुंच गए। उन्होंने कार के आसपास जांच की और किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर उसकी तलाशी ली। कार से उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला जिसपे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि नंबर कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा का था। पुलिस ने उन्हें कार के मिलने की जानकारी दी और कार के कब्जे में लेकर अमर विहार पुलिस चौकी पर पहुंचा दिया। उधर कार के लावारिस मिलने की खबर सुनते ही ऋषिपाल शर्मा के घर में हड़कंप समझ गया, क्योंकि वो कार उनकी बेटी नेहा चलाती थी। उस दिन भी नेहा सुबह कार लेकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता थी और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। घर वाले हर जगह नेहा को ढूंढ रहे थे। जब पुलिस को नेहा के गायब होने की बात पता चली तो उन्होंने उसकी तलाशी के लिए कई टीमों को लगा दिया। पुलिस की जांच का मुख्य केंद्र दयालबाग इलाका ही था। नेहा शर्मा आगरा के प्रसिद्ध दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। वो एक होनहार और निडर लड़की थी। एमएससी और एमफिल के बाद वो पीएचडी कर रही थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन और एक भाई भी था। परिवार में नेहा की जान बसती थी। उसके पिता ऋषिपाल शर्मा अपनी बेटी पर बहुत प्राउड करते थे। वो 7 साल से संस्थान से जुड़ी हुई थी और उसने कई एकेडमिक अवार्ड्स भी जीते थे। नेहा एंटीबॉडी पर रिसर्च का काम कर रही थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। उस दिन भी नेहा रोज की तरह अपने पिता की लाल ऑल्टो कार लेकर कॉलेज के लिए निकल गई थी, लेकिन जब शाम के 5 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने बार बार नेहा के मोबाइल पर लगभग 50 बार कॉल की, मगर हर बार फोन बिना रिसीव किए कट गया। फिर अचानक एक अनजान लड़के ने नेहा के फोन की कॉल उठाई और उसने कहा कि नमस्ते आंटी, नेहा दीदी तो सदर बाजार गई हैं। इससे पहले कि नेहा की माँ कुछ समझ पाती और उससे कुछ पूछती, फोन कट गया। नेहा की माँ की चिंता बढ़ने लगी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने फिर से नेहा के फोन पर कॉल की। उसी अनजान लड़के ने फिर से फोन उठाया और बोला, आंटी, नेहा दीदी तो मूवी के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं। और फिर से फोन कट गया। नेहा की माँ ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद नेहा का फोन स्विच ऑफ हो गया। घबराई हुई माँ ने तुरंत अपने पति को यह जानकारी दी। इसके बाद वो लोग नेहा का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गए। इधर उधर फोन घुमाए, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। अब नेहा की माँ को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। पिता और भाई नेहा की तलाश में निकल पड़े। शाम के करीब 8 बज चुके थे। नेहा की तलाश में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छानबीन जारी रखी और उसके घरवाले भी इस प्रयास में शामिल हो गए। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नेहा को आखिरी बार डीईआई की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। पुलिस की टीम तुरंत बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही लैब का दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य बेहद चिंताजनक था। कमरे के फर्श पर खून के निशान थे और वहां नेहा का शव पाया गया था, जो खून से सना हुआ था। पुलिस ने शव के पास जाकर देखा कि नेहा को गंभीर चोटें आई थीं और उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। इसके अलावा उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। कमरे में कई खून से सने हुए टिश्यू पेपर पड़े हुए थे, जिससे यह लग रहा था कि घटना के दौरान स्ट्रगल भी हुआ था। पुलिस ने लैब की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें कोई भी तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले, लेकिन शव के पास एक कांच की पिपेट का टुकड़ा मिला, जिसका एक हिस्सा नेहा के शरीर के भीतर पाया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को शक था कि नेहा का हमले के दौरान दुष्कर्म भी किया गया था। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि घटना के पीछे की असली वजह क्या थी और ये भी कि किस कारण से यह सब किया गया। कुछ देर बाद आगरा के सभी बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मीडिया कर्मी भी वहां आ गए। दयालबाग इलाके में इस जघन्य हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मौके का पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत भी इकट्ठा किए। घटना के अगले दिन 16 मार्च 2013 को नेहा के कत्ल की खबर सभी अखबारों की सुर्खियों पर छाई हुई थी। लोग अभी दिल्ली के निर्भया कांड को भुला भी नहीं पाए थे कि इस वारदात ने फिर से उसी दरिंदगी की यादें ताजा कर दी।
आगरा में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र सड़कों पर उतर आए और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी। हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ने लगी और शहर में कई जगहों पर धरना और प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने 16 मार्च को ही लैब को सील कर दिया था और उसी दिन नेहा का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। जांच के दौरान पुलिस को लैब के पास झाड़ियों में नेहा का लैपटॉप मिला था। नेहा की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे और पुलिस उसके दोस्तों, सहपाठियों और तमाम जानकारों से पूछताछ कर रही थी। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस को एक लड़के के बारे में जानकारी दी जिसका नाम विशाल शर्मा था। विशाल दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण कार्य करने वाला एक ठेकेदार था। पुलिस ने विशाल के घर जाकर पूछताछ की। वहां पुलिस ने एक साइकिल देखी जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। वहीं एक जीन्स भी पड़ी थी जिस पर ऐसे ही लाल धब्बे थे। घर के बाहर विशाल के जूते सूख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस को विशाल पर शक होने लगा। पुलिस ने विशाल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। साइकिल और जीन्स पर मिले लाल धब्बों के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। पुलिस ने शक के आधार पर विशाल से 3 दिन तक पूछताछ की, लेकिन विशाल ने खुद को निर्दोष बताया। 3 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें यह साफ हुआ कि विशाल की साइकिल, जीन्स और जूतों पर जो लाल रंग के निशान थे वो खून नहीं बल्कि रंग थे। इसके बाद पुलिस ने विशाल को रिहा कर दिया। पुलिस के पास कातिल का कोई ठोस सुराग नहीं था और ना ही कोई खबर। यहाँ तक कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अधिकारी भी पुलिस की जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल कर दी थी। पहले पुलिस को यह मामला जितना सरल दिख रहा था अब उतना नहीं रह गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और नेहा के कॉलेज के छात्रों से लगातार बातचीत करती रही ताकि किसी तरह का कोई सुराग मिल सके। आखिरकार नेहा के घर वालों ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेहा के परिवार ने पुलिस को बताया कि एक लड़का उदय स्वरूप नेहा को अक्सर परेशान करता था। उदय के दादा प्रेम कुमार एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। उदय नेहा के कॉलेज से ही बीएससी कर रहा था। पुलिस ने तुरंत उससे पूछताछ करने का निर्णय लिया, लेकिन उदय ने पुलिस के हर सवाल का जवाब इस तरह से दिया जैसे वो नेहा को जानता ही ना हो। उसके जवाबों से पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली और वो वापस लौट गई। इस बीच उदय का परिवार पुलिस की कार्रवाई से नाराज था। पुलिस का कहना था कि नेहा के मोबाइल में उदय के उल्टे सीधे मैसेज और किसी भी समय पर की गई 50 कॉल पाई गई थी। नेहा की बड़ी बहन कीर्ति ने मीडिया को बताया कि नेहा ने उसे उदय के लगातार कॉल और उसके द्वारा उस पर बुरी नजर डालने के बारे में बताया था, लेकिन उसमें शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस की छानबीन लगातार जारी थी। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट ने दबी जुबान में फिर से उदय पर शक जताया, हालांकि कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। इस पर पुलिस ने एक बार फिर उदय से पूछताछ करने का निर्णय लिया और उसके घर जाकर उससे सवाल जवाब किए। इस बार उदय के घर वाले पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गए। इसी बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नेहा को कत्ल से पहले क्लोरोफार्म देकर बेहोश किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ था कि नेहा के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस एक बार फिर फॉरेंसिक टीम के साथ सील की गई बायोलैब पहुंची। इस बार उन्होंने बेहद जानकारी से वहां सुराग जुटाने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद टीम ने उस जगह से कुछ बाल बरामद किए जहां नेहा की लाश मिली थी। इसके अलावा उन्होंने वहां से फिंगरप्रिंट भी लिए थे। ये सभी बरामद सुराग आगे की जांच के लिए भेजे गए। पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए करीब 250 लोगों से पूछताछ की थी और उनके हेयर सैंपल्स भी लिए थे। इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी। पुलिस पर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने अपने जांच को संकीर्ण किया और 22 संदिग्ध लोगों तक सीमित कर दिया। इस दौरान पुलिस को नेहा और उदय स्वरूप की मोबाइल कॉल डिटेल्स भी मिल चुकी थी और उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। इस बीच डीईआई के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन उन्होंने देखा था कि नेहा की कार लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसी रात यशवीर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान यशवीर ने कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तो दी, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम उजागर नहीं किया। पुलिस की जांच अब उन लोगों पर केंद्रित हो गई थी जो नेहा के आसपास और लैब में अक्सर आते जाते थे। पुलिस को यह भी पता चला कि उदय का लैब में अक्सर आना जाना था। पुलिस ने उदय पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया। इसी दौरान पुलिस को लैब से बरामद बालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। इस रिपोर्ट ने पुष्टि की कि लैब में नेहा की लाश के पास मिले बाल उदय के प्यूबिक हेयर थे।
अब नेहा के परिवार और पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। इसके बाद पुलिस ने उदय स्वरूप को फिर से थाने बुलाकर गहन पूछताछ की। इस बार एक मनोचिकित्सक भी पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल था। पुलिस ने उदय से बार बार रिटर्न सवाल पूछे, जिससे वो मानसिक दबाव में आ गया और उसके जवाबों में विरोधाभास दिखने लगा। प्राप्त सबूतों के आधार पर पुलिस ने उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च की उस शाम को उदय नेहा के पीछे लैब में गया था। उसने नेहा को परेशान करने की कोशिश की तो नेहा ने उसको थप्पड़ मारा और जाने को बोला। नेहा के धुतकारने के बाद जब नेहा दूसरी तरफ मुड़ गई तो उदय ने उसको पीछे से पकड़कर उसकी नाक को क्लोरोफॉर्म से भीगे एक रुमाल से दबा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। पुलिस का कहना था कि मर्डर इस हमले के प्लान में पहले से ही था, क्योंकि उदय को पता था कि नेहा उसको पसंद नहीं करती है। लैब की कुल 4 चाबियां थीं, जिनमें से एक उदय के पास, बाकी नेहा, लैब टेक्नीशियन यशवीर और नेहा की रिसर्च गाइड अमला चोपड़ा के पास थी। लैब में जो टिश्यू पेपर्स मिले थे वो खून के दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे और साथ में एक साबुन भी मिला था। उदय और यशवीर ने काफी समय फर्श के दाग मिटाने में लगाया था। नेहा की चप्पलें वैसे तो लैब के बाहर थीं, मगर किसी को पता न चले कि लाश अंदर है, इन दोनों ने चप्पल को भी लैब के अंदर छोड़ दिया था और लैब में ताला लगाकर निकल गए थे। उदय ने यशवीर को कार की चाबी देकर बोला कि नेहा की कार को कहीं दूर छोड़ाए। उदय का प्लान था कि लाश को दूर किसी नदी में फेंक दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। वहां से निकलकर उदय अपने दोस्त के घर गया और वहां उसने कई बार उल्टी की। उसे खुद की ये बात सता रही थी कि उसने क्या किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन जगहों पर लगातार अब सबूत मिलने लगे थे जहां पहले की तलाशी के बाद कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि पहले दिन हमें नेहा का लैपटॉप नहीं मिला था। अगले दिन उसे लैब से 50 मीटर दूर झाड़ियों में बरामद किया गया। उसका सारा डेटा भी मिटा दिया गया था। तीसरे दिन उसका मोबाइल लैब से 40 मीटर दूर मिला था, जबकि पहले दिन वहां पर नहीं था। सारे लॉग और संदेश मिटा दिए गए थे। उदय अक्सर प्रयोगशाला में जाता था। माना जाता है कि वो इंटरनेट सर्फिंग करता था और इसी के लिए उसने एक चाबी अपने लिए ले रखी थी। नेहा की रिसर्च गाइड अमला चोपड़ा का कहना था कि उन्होंने नेहा को बताया था कि वो एक समर कोर्स करने के लिए आवेदन करना चाहता है और उसे लैब कनेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के रेजिडेंट एरिया के अंदर इंटरनेट मना है। लगभग 39 दिनों की लंबी तफ्तीश के बाद 23 अप्रैल 2013 को पुलिस ने नेहा मर्डर केस का खुलासा किया। जुलाई 2014 में उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और वर्ष 2015 में उदय और यशवीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस दौरान सबूतों के अभाव में यशवीर संधू को क्लीन चिट मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया, जबकि उदय जेल में ही रहा। केस को 11 साल हो चुके हैं और इसकी सुनवाई में कोविड की वजह से देरी भी बहुत हुई, मगर नेहा के घर वालों ने आस नहीं छोड़ी। पिता का कहना है कि आरोपी बड़े परिवार से है, तभी उसके बचाव में बड़े बड़े लोग भी लगे हुए हैं। केस की सुनवाई के चलते सालों बाद 9 मई 2024 को उदय को जमानत मिली। जमानत के मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय सिंह ने कहा कि 55 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है और अब छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उदय को अभी भी देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। 9 मई की देर शाम उदय को रिहा किया गया और उसके माता पिता उसको लेने पहुंचे थे। नेहा के पिता ने कहा कि वो अपने कानूनी विकल्पों का उपयोग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद वो याचिका दाखिल करेंगे। उनका कहना था कि उदय के रिहा होने से न केवल उनका बल्कि कई अन्य लोगों का मनोबल भी गिरा है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।